सदस्य हादि बंधु से एक पोस्ट कार्ड आपको मिलता है। उसमें लिखा है कि उसके समुदाय के 1 मिनट, कभी कभी गड़बड़ा जाता है। लिखा है कि उसके समुदाय के पुरुषों ने उस प्रथा का पालन करने से इनकार कर दिया है जिसके अनुसार उन्हें उच्च जातियों के विवाहोत्सव में दूल्हे और सभी मेहमानों के पैर धोने पड़ते थे। ऐसी बहुत सारी प्रथाएं आपने देखी होंगी। इसके बदले उस समुदाय की 4 महिलाओं को पीटा गया, उन्हें निर्वस्त्र करके घुमाया गया। पोस्टकार्ड लिखने वाले के अनुसार हमारे बच्चे शिक्षित हैं और वे उच्च जातियों के पुरुषों के पैर धोने, विवाह में भोज के बाद जूठा नटाने और बर्तन मांजने का परंपरा काम करने को तैयार नहीं है। परंपरागत जो कार्य था, ये मानते हुए कि उपर्युक्त तथ्य सही है, आपको निर्णय करना है कि इस घटना में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। आप इसमें सरकार को क्या करने का आदेश देंगे? आप एक न्यायाधीश हैं। ये समझ लीजिए कि आपको ये यूपीएससी मेंस एग्जाम का फोर्थ पेपर जो है एथिक्स का, फोर्थ पेपर का एक केस स्टडी समझ लीजिए आपको ये दिया गया है। केस स्टडी आपको करना है। आप इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप इसको लिखते हैं, सबमिट कहाँ करेंगे? तो आप आईएएस प्रेप का फेसबुक पे ग्रुप है, जो ये वीडियोस होते हैं उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दिया हुआ है। फेसबुक पे आईएएस प्रेप का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप अपने आंसर सबमिट कर सकते हैं। इसको मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि आप, अगर मैं बता दूंगा तो आप कोशिश नहीं करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले अधिकार की तरफ, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 के बारे में दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट आपसे अनुच्छेद 21 भी पूछा जा सकता है। जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये अनुच्छेद 21 के तहत ये बात कही गई है, इसको बिल्कुल आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार की। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। संविधान में कैसे इसको वर्णित किया गया है। किसी भी लोकतंत्र में समता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार हैं, बिल्कुल होते हैं। इसके बिना दूसरे की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। स्वतंत्रता का अर्थ है चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान में स्वतंत्रता दी गई है, कैसी स्वतंत्रता, आप स्वतंत्र हैं, किस रूप में स्वतंत्र हैं? तो चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता है। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि हम जैसा चाहें वैसा करने लगें। यदि ऐसा करने की इजाज़त दे दी जाए तो बहुत सारे लोग अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाने से वंचित हो जाएंगे। हम दूसरे की बहुत सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाएंगे, उनको कुछ करने नहीं देंगे, क्योंकि हम मानेंगे हम स्वतंत्र हैं, हम किसी को किसी भी कार्य करने से रोक सकते हैं, किसी को भी परेशान कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं। अतः स्वतंत्रता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए। एक बात कही जाती है कि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक आप किसी दूसरे के लिए समस्या नहीं खड़ी कर रहे हैं, दूसरों के लिए आप प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे हैं और बिना कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाए प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सके, ये स्वतंत्रता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। उसके पहले यहाँ पे देखिए, ये कुछ कह रहे हैं बूझो जी, इनके देख लेते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे मामले भी हो सकते हैं जिनमें कानून एक आदमी की ज़िंदगी ले सकता है? ये तो अजीब बात है। क्या आपको ऐसा कोई मामला याद आता है? इसी के बारे में हम पढ़ेंगे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता, उससे वंचित नहीं किया जा सकता। एक निर्धारित प्रक्रिया है, उसी के तहत किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये ध्यान रखिएगा। गिरफ्तार किए जाने पर उस व्यक्ति को अपनी इच्छा के वकील के माध्यम से बचाव करने का अधिकार है। ऐसे ही सीधे स्टेटमेंट देखिए, आपसे प्रश्न यूपीएससी तक में पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा पुलिस के लिए यह आवश्यक है कि अभियुक्त को कितने घंटे में, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के सामने पेश करे। तो यहाँ पे ये सारी बातें याद रखिएगा जो यहाँ पे की गई हैं। न्यायाधीश ही इस बात का निर्णय करेगा कि गिरफ्तारी उचित है या नहीं। ये निर्णय करने का अधिकार किसको है? न्यायाधीश को। इस अधिकार द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन को मनमाने ढंग से समाप्त करने के विरुद्ध गारंटी नहीं मिलती, बल्कि इसका दायरा और भी व्यापक है। सर्वोच्च न्यायालय के पिछले अनेक निर्णयों के द्वारा इस अधिकार का दायरा बढ़ा है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इसमें शोषण से मुक्त जीवन और मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार अंतर्निहित है। ऐसा नहीं है कि बस केवल ये ऐसे कह दिया गया। मानवीय गरिमापूर्ण जीवन और शोषण से मुक्त जीवन, इसकी बात इसके अंतर्गत की जाती है। न्यायालय ने माना कि जीवन के अधिकार का अर्थ यह है कि व्यक्ति को एक झोपड़ी और रोजी रोटी का
भी अधिकार हो, क्योंकि उसके बिना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। रोटी, कपड़ा और मकान बेसिक नीड्स हमारी होती हैं, तो इसका इसमें ख्याल रखा जाता है। निवारक नज़रबंदी, ये कौन सी बला है, आइए देखते हैं। सामान्यतः किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार करते हैं, जब उसने अपराध किया हो तभी गिरफ्तार करते हैं, पर इसके अपवाद भी हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका पर गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह गैर कानूनी कार्य करने वाला है, यानी कि ये कर सकता है, ऐसा मान के कई बार पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और फिर उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना कुछ ही समय के लिए जेल भेज दिया जाता है। इसे ही निवारक नज़रबंदी कहते हैं। समझ गए निवारक नज़रबंदी क्या है? जब इस बिहार पे कि ये कुछ गड़बड़ काम कर सकता है जो समाज के लिए हितकर नहीं है, देश के लिए सही नहीं है, इस आधार पर गिरफ्तार करके उसको कुछ समय के लिए जेल भेज दिया जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था या शांति सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो उसे बंदी बना सकती है। लेकिन निवारक नज़रबंदी अधिकतम 3 महीने के लिए ही हो सकती है। ये प्रश्न सीधे पूछा जाता है कि निवारक नज़रबंदी कितने दिनों के लिए हो सकती है? 3 महीने, 6 महीने, 1 महीने, 10 दिन, ऐसे दिया रहेगा ऑप्शन में। तो आपको याद रखना है ये 3 महीने के लिए। 3 महीने के बाद ऐसे मामले समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष लाए जाएंगे। अगर 3 महीने के बाद कुछ करना है तो एक सलाहकार बोर्ड के सामने इस मामले को रखा जाएगा, वो फिर फैसला करेगा। प्रत्येक रूप से निवारक नज़रबंदी सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों को राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने का एक हथियार है, लेकिन सरकार ने प्रायः इसका क्या किया? दुरुपयोग किया। सरकार भाई एक पार्टी विशेष की होती है, वो अपने हित साधने के लिए इसका दुरुपयोग करते हैं। अनेक लोग ये मानते हैं कि इस कानून में कुछ ऐसे सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए जिससे सामान्य नागरिकों के विरुद्ध अन्य किसी कारण से इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। वास्तव में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों तथा निवारक नज़रबंदी के प्रावधानों में परस्पर विरोधाभास है। एक तरफ हम व्यक्तिगत जीवन की स्वतंत्रता दे रहे हैं और दूसरी तरफ इस शक पे आपको गिरफ्तार कर ले रहे हैं कि आप कुछ गड़बड़ काम कर सकते हैं। तो दोनों में देखिए क्या हो रहा है, विरोधाभास आ रहा है ना। लेकिन वही बात है कि कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत भी है, बशर्ते इनका गलत उपयोग नहीं होना चाहिए। अगर इनका गलत उपयोग होने लगता है तो दिक्कत आती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि ये यहाँ पे देखिए, यहाँ से इसको कंटिन्यू करना है। ये अन्य स्वतंत्रताएं, अन्य स्वतंत्रताएं देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कुछ और भी अधिकार हैं, पर इनमें से कोई भी अधिकार निरंकुश नहीं है। सब में लिमिटेशंस हैं, सब में सीमाएं हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अधिकार आपको निरंकुश ऐसे दे दिया गया है। इनमें से प्रत्येक के प्रयोग पर सरकार कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। उदाहरण के तौर पर भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कानून व्यवस्था, शांति और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता पर का प्रयोग करने पर यह शर्त है कि वो शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के हो। सरकार किसी क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक लोगों की सभा पर प्रतिबंध लगा सकती है। यानी आपको स्वतंत्रताएं दी गई हैं, लेकिन कुछ निश्चित तरीके से आपको उसका पालन करना है। कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। 5 लोगों से ज़्यादा अगर आप सभा कर रहे हैं तो सरकार उस पर प्रतिबंध आवश्यकता अनुसार लगा सकती है। प्रशासन इस शक्ति का आसानी से दुरुपयोग कर सकता है। वह सरकार के किसी कार्य या नीति के विरुद्ध जनता को न्यायोचित विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने से मना कर सकता है। जनता को वो कह सकता है कि हम जैसे कई बार धरना प्रदर्शन होते हैं, अभी शिक्षा मित्रों वाला मामला उठा तो उसमें क्या उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, यानी कि सरकार उनको, प्रशासन उनको रोक रहा था कि सरकार के विरुद्ध ऐसा तुम नहीं कर सकते हो। ठीक है, वही बात। लेकिन जनता अपने अधिकारियों के प्रति सजग और सतर्क हो और प्रशासन के ऐसे कार्यों का विरोध करे तो इसके दुरुपयोग की संभावना कम हो जाती है। संविधान सभा में भी कुछ सदस्यों ने अधिकारों को प्रतिबंधित करने पर अपना असंतोष जताया था। उन्होंने कहा कि ये एक तरफ आप दे रहे हो फिर दूसरी तरफ तुरंत छीन ले रहे हो, क्या मतलब है? लेकिन देखिए दोनों के बीच में बैलेंस की ज़रूरत है। अगर आपको बिल्कुल निरंकुश कर दिया जाएगा तब भी आपको दिक्कत है। जैसे परिवार में जब आप रहते हैं और आपको खुली छूट दे दी जाती है कि आप कुछ भी करो, तो आप देर से घर आना चालू करते हैं, गलत संगत में रहते हैं। आप नहीं रहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन एक बात बता रहे हैं, हम लोग सबकी बात है। और थोड़ा सा डर रहता है कि पापा की डांट पड़ेगी, मम्मी भी डांटेंगी, बड़ा भाई है वो भी डांटेगा, या ऐसा हम करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, घर से पॉकेट मनी मिलना बंद हो जाएगी। तो हम थोड़ा सा इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो ये हमारी क्या है, अधिकार के साथ में कुछ सीमाएं हैं, निरंकुश हमको नहीं रखा गया है। देखिए सोमनाथ लाहिड़ी ने संविधान सभा के बाद विवाद में कुछ कहा, उनकी बातें हम पढ़ लेते हैं। मैं समझता हूँ कि इनमें से अनेक मौलिक अधिकारों को एक सिपाही के दृष्टिकोण से बनाया गया है। आप देखेंगे कि काफ़ी कम अधिकार ऐसे दिए गए हैं और प्रत्येक अधिकार के बाद एक उपबंध जोड़ा गया है।
लगभग प्रत्येक अनुच्छेद के बाद एक उपबंध है जो उन अधिकारों को पूरी तरह से वापस ले लेता है। मौलिक अधिकारों की हमारी क्या अवधारणा होनी चाहिए, हम उस प्रत्येक अधिकार को संविधान में लाना चाहते हैं जो हमारी जनता चाहती है। ये सोमनाथ लाहिड़ी ने संविधान के वाद विवाद में कहा। ठीक है, तो इन्होंने यही बात कही कि प्रत्येक अधिकार के बाद एक उपबंध जोड़ा गया है, लगभग प्रत्येक अनुच्छेद के बाद एक उपबंध है जो उन अधिकारों को पूरी तरह से वापस ले लेता है। ऐसी बात इन्होंने उठाई थी। आरोपी या अभियुक्त के अधिकार हम देखें, जैसे कोई व्यक्ति आरोपी है, अभियुक्त है वो, तो उसके क्या कुछ अधिकार हैं, उनको अगर हम देखें तो हमारा संविधान इसका भी प्रावधान करता है कि उन लोगों को भी पर्याप्त सुरक्षा मिले जिन पर विभिन्न अपराधों के आरोप हैं। हम प्रायः ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि जिन पर भी किसी व्यक्ति पर आरोप किसी अपराध का लग गया है वह दोषी है, लेकिन जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराता तब तक उसे दोषी नहीं माना जा सकता। जैसे किसी के ऊपर कोई केस चल गया कि 302 इसने किया है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अगर न्यायालय में केस चल रहा है तो न्यायालय जब फैसला करेगा कि इसने किया है कि नहीं किया तब तो वो दोषी होगा, तो हमको ऐसा नहीं मानना चाहिए। लेकिन जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति की किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराता तो उसे दोषी नहीं माना जा सकता। यह भी जरूरी है कि किसी अपराध के आरोपी को स्वयं को बचाने का समुचित अवसर मिलना चाहिए। तो आप वकील कर सकते हैं अपनी जिरह करवाने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान की 3 अधिकारों की व्यवस्था है। कौन कौन सी है हम देख लेते हैं। पहला है, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से ज़्यादा बार सजा नहीं मिलेगी। प्रश्न ऐसे ही पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकता। मान लीजिए कि आज 15 तारीख है, एक उदाहरण दे रहा हूँ, मतलब आज तो 2 नवंबर ही ले लीजिए, और ये 2017 है, और आप कह दें कि 2 नवंबर 2015 को एक वो हुआ था, उसमें दोषी आपको करार दे देंगे। तो किसी भी व्यक्ति को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकेगा, ऐसा व्यवस्था है कोई भी कानून। किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकता, यानी कि खुद की गवाही खुद के विरुद्ध नहीं कराई जा सकती कि खुद से कहा जाए कि नहीं मैंने किया है, ये तुम बिल्कुल स्वीकार करो, ऐसा कोई आपसे नहीं कह सकता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। कहाँ पहुँचे, क्या समझे। तो ये क्या आप मानते हैं कि निम्न परिस्थितियों में स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंधों की मांग करती हैं। निम्न परिस्थितियाँ, अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दें। शहर में सांप्रदायिक दंगों के बाद लोग शांति मार्च के लिए एकत्र हुए हैं, तो स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंधों की मांग करती है। नहीं, इसमें एक अगर सांप्रदायिक दंगा हुआ, शांति मार्च के लिए निकले हैं, ठीक है, होने देने चाहिए। दलितों को मंदिर में प्रवेश की मनाही है, मंदिर में जबरदस्ती प्रवेश के लिए एक जुलूस का आयोजन किया जा रहा है। लोग अपनी मांग रख सकते हैं, ये भी गलत नहीं है। सैकड़ों आदिवासियों ने सड़क जाम कर लिया है, वे मांग कर रहे हैं कोई कारखाना बनाने के लिए ली गई ज़मीन वापस की जाए। तो ये भी उनकी मांग है, उनकी डिमांड है, तो इसको रोका नहीं जाना चाहिए। यानी कि परिस्थितियाँ स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंधों की मांग करती हैं तो ये नहीं करती हैं, ऐसा नहीं, प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। किसी जाति की पंचायत की बैठक यह तय करने के लिए बुलाई गई कि जाति से बाहर विवाह करने के लिए एक नव दंपति को क्या दंड दिया जाए। हाँ, तो इस पे बैन लगाना चाहिए, ये गलत है ना। इसको स्वतंत्रता इतनी नहीं देनी चाहिए। अब इन ऊपर वाले भी केसों में ऐसा ना हो कि दंगे, सांप्रदायिक दंगों के बाद में फिर शांति मार्च में दंगे हो जाएं, तो ये कंट्रोल रखना चाहिए। लेकिन ऐसा आप मना नहीं कर सकते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि फिर हमारे अधिकारों का मतलब ही कुछ नहीं रह जाएगा। अब स्वतंत्रता के अधिकार के बाद में हम शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात हम करेंगे। अपने देश में करोड़ों लोग गरीब, दलित, शोषित और वंचित हैं। ये लोग या लोगों के द्वारा इनका शोषण होता है। ऐसे शोषण को हम अपने देश में क्या कहते हैं, बेगार, बंधुआ मजदूरी ऐसे के रूप में जानते हैं। जब हम कोई काम करवाते हैं उसके बदले में कुछ उसका भुगतान नहीं करते हैं, मामूली सा कुछ 10-5 रुपये 50 रुपये देके, तो इसको इसी श्रेणी में रखा जाता है। इसी प्रकार के एक शोषण में लोगों को दास के रूप में भी खरीदा और बेचा जाता था। इन दोनों प्रकार के शोषणों पर संविधान क्या करता है, प्रतिबंध लगाता है। पुराने समय में जमींदारों, सूदखोरों और अन्य धनी लोग जैसे बंधुआ मजदूरी करवाते थे। देश में अभी भी खास तौर से भट्ठे के काम में बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है। आपने जहाँ ईंट बनाई जाती है ना, वहाँ के भट्ठे की बात है। अब इसे अपराध घोषित कर दिया गया है और वो कानूनी दंडनीय प्रावधान किए गए, कानून के द्वारा दंडनीय है ये। इस फोटो में आपको किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बच्चों से ऐसे काम नहीं कराए जा सकते हैं। शायद बीड़ी बना रहा है, क्या कर रहा है, तो ये है। आगे हम बात करें तो संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने, इसी की बात वहाँ पे हो रही थी, किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जाता है। याद रखिएगा, ये 14 वर्ष।
इस प्रकार बाल श्रम को अवैध बनाकर शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाकर शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार को और भी अर्थपूर्ण बनाया गया है। तो ये 14 वर्ष आपको याद रखना है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है। इस स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के अनेक देशों में शासकों और राजाओं ने अपने अपने देश की जनता को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया। कई बार ऐसा हुआ शासकों से, जैसे अब हमारे यहाँ मुस्लिम रहे तो उन्होंने कहा मुस्लिम धर्म अपनाओ। ऐसी बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। शासकों ने अलग धर्म को मानने वाले लोगों को या तो मार डाला या फिर उनका धर्म स्वीकार करने की, जो शासक का धर्म है उसको स्वीकार करो, ऐसा विवश किया। वे शासकों द्वारा मान्य धर्म को स्वीकार कर लें, ऐसा उन्होंने कहा। लोकतंत्र में अपनी इच्छा के अनुसार धर्म पालन करने की स्वतंत्रता को हमेशा एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया। लोकतंत्र का मतलब खत्म हो जाता है अगर ऐसा नहीं किया जाएगा। आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता, तो भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने, उसका पालन करने का अधिकार प्राप्त है। धार्मिक स्वतंत्रता में अंतःकरण की स्वतंत्रता भी शामिल है। इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है, यह निर्णय भी ले सकता है कि वह किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा। ऐसा भी हो सकता है वो कहे कि हम कोई धर्म नहीं मानेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, उसके अनुसार आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। समझ में आ रही बात? मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का यह अर्थ है कि सभी व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अबाध रूप से धर्म को मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत जटिल रोग होता है और लोग कहते हैं इसको झाड़ फूंक कराओ, ये इस धर्म में जाके बलि दे दो या कुछ कर दो, ऐसा कर दो, सही हो जाएगा। तो इसके आधार पे लोक व्यवस्था अगर बिगड़े उसके आधार पे तो प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, जो उदाहरण हमने दिया। उदाहरण के तौर पर सरकार ने सती प्रथा, एक से अधिक विवाह में मानव बलि जैसी कुप्रथाओं पर प्रतिबंध के लिए अनेक कदम उठाए हैं। ऐसे प्रतिबंधों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर ऐसे प्रतिबंध सरकार लगाती है तो उसको ये नहीं माना जाएगा कि धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर रही है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर नियंत्रण लगाने से विभिन्न धर्म के मानने वालों और सरकार के बीच अक्सर ही तनावपूर्ण स्थितियां पैदा होती हैं। जब भी किसी धार्मिक समुदाय के कुछ क्रियाकलापों पर सरकार प्रतिबंध लगाती है तो उस समुदाय के लोग ये महसूस करते हैं कि वह उनके धर्म पर एक हस्तक्षेप है। एक अन्य कारण से भी धार्मिक स्वतंत्रता राजनीतिक विवाद का विषय बन जाती है। संविधान में सभी को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए मनाने का अधिकार भी शामिल है। विवाद इसी पे देखिए होता है। मतलब जो ये स्वतंत्रता है इसमें ये शामिल है कि आप अपने धर्म में मना के किसी को ला सकते हो। सॉरी, लेकिन कुछ लोग धर्म परिवर्तन का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि धर्मांतरण भय या लालच के आधार पर कराए जाते हैं। अक्सर होते भी ऐसे ही हैं। संविधान भी जबरन धर्म परिवर्तन की इजाज़त नहीं देता। वह हमें केवल अपने धर्म के बारे में सूचनाएं प्रसारित करने का अधिकार देता है, जिससे हम दूसरों को अपने धर्म की ओर आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन अक्सर इसमें विवाद होता है। हिंदू मुस्लिम बन गए, मुस्लिम हिंदू बन गए, इस पे विवाद होता रहता है। बौद्ध धर्म किसी ने स्वीकार कर लिया, उसके बाद में उसको लाया गया हिंदू धर्म में। तो ये सब अक्सर आप देखते रहते होंगे पेपर में। तो ये अधिकार उसमें शामिल है कि हम प्रचार कर सकते हैं। ऐसे खुला नहीं लिखा है कि आप धर्मांतरण करा सकते हैं, लेकिन उसी में शामिल है। सभी धर्मों की समानता, अगला ये है सभी धर्मों की समानता। अनेक धर्मों को मानने वाले लोगों को का देश होने के कारण, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सब कुछ यहाँ पे मिलते हैं, तो जरूरी है कि सरकार विभिन्न धर्मों के साथ समानता का बर्ताव करे। इसका अर्थ यह है कि सरकार किसी विशेष धर्म के पक्ष नहीं लेगी विशेष धर्म का। यानी कि सभी धर्मों को समानता का अर्थ है किसी एक धर्म का पक्ष न लेना। ये हमारे संविधान में यही हमारी सरकार करे, ऐसा उसमें लिखा है। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, ये इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे राष्ट्र हैं जिनका राजकीय धर्म है। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश या अन्य किसी सार्वजनिक पद पर कार्य करने के लिए हमें किसी धर्म विशेष का सदस्य होना जरूरी नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। समानता के अधिकार के अंतर्गत भी हमने देखा है कि सभी नागरिकों की इस बात की गारंटी दी गई है कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के संबंध में सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में न तो किसी धर्म का प्रचार किया जाएगा, ना ही कोई धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, और ना ही उसमें प्रवेश के लिए किसी धर्म को वरीयता दी जाएगी। राज्य द्वारा जो भी शैक्षणिक संस्थान संचालित हैं उसमें किसी धर्म को वरीयता नहीं दी जा सकती है।
सॉरी, ना ही उसमें धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। उसमें प्रवेश के आधार पर, धर्म के आधार पर प्रवेश को वरीयता नहीं दी जाएगी। यानी कोई अंतर नहीं है, कोई भी जाए वहाँ पे समान रूप से उसको देखा जाएगा। इन प्रावधानों से धर्मनिरपेक्षता को जीवन और बल मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ, ये खुद करें सीखें, आप देखिएगा। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार क्या दिए गए हैं इसके बारे में देख लेते हैं। जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो हमारे मन में विविधता की एक छवि बढ़ती है। बड़ा डाइवर्सिफाई, बहुत विविधता भरा हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति विविधतापूर्ण है। भारतीय समाज कोई समरूप समाज नहीं है, बल्कि उसमें काफ़ी विविधता है। ऐसी विविधता भरे समाज में कुछ समुदाय छोटे और कुछ बड़े हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, किसी की संख्या बहुत कम है। क्या ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति स्वीकार करनी पड़ेगी? नहीं, ऐसी कोई वो नहीं है कि जो अल्पसंख्यक हैं वो बहुसंख्यक को स्वीकार करें, उनके कल्चर को। हमारा संविधान मानता है कि विविधता हमारे समाज की मजबूती है, अतः अल्पसंख्यकों का अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। किसी समुदाय को केवल धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि भाषा, संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। अल्पसंख्यक वह समूह है, अल्पसंख्यक की परिभाषा देखिए यहाँ से आपको मिल जाएगी। वह समूह है जिनकी अपनी एक भाषा या धर्म होता है और देश के किसी भाग में या पूरे भाग में भाषा के आधार पर वे किसी अन्य समूह से छोटा है। ऐसे अल्पसंख्यक समूहों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने और उसे विकसित करने का अधिकार है। ठीक है, भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक अपने शिक्षण का संस्थान खोल सकते हैं। ऐसा करने से वो अपनी संस्कृति को सुरक्षित और विकसित कर सकते हैं। ये अधिकार उनको दिया गया। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप इसको सही मानेंगे। शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय अनुदान देने के मामले में सरकार इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती कि उस शिक्षण संस्थान का प्रबंध किसी अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में है। यानी सरकार जितना हेल्प करना है सबको समान रूप से करेगी। देखिए, सरदार हुकुम सिंह, संविधान सभा की बात, विवाद की बात, इनके बारे में देखिए। बहुसंख्यकों पर एक गंभीर उत्तरदायित्व है। उन्होंने कहा, बहुसंख्यकों पर एक गंभीर उत्तरदायित्व है कि देखें कि अल्पसंख्यक सुरक्षित है कि नहीं है, सुरक्षित महसूस करें। ये जिम्मेदारी, इन्होंने कहा, बहुसंख्यकों की है। केवल एक धर्मनिरपेक्ष शासन में ही अल्पसंख्यक सुरक्षित रहेंगे, धर्मनिरपेक्ष शासन में, और उनके लिए राष्ट्रव्यापी होना लाभकारी है। बहुसंख्यकों को अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण का दिखावा नहीं करना चाहिए। उन्हें स्वयं को अल्पसंख्यकों की स्थिति में रखकर उनकी आशंकाओं को समझना चाहिए। जैसे होता नहीं, जब कोई व्यक्ति समस्या में होता तो कहता है मेरी स्थिति में जरा आके देखो कि मैं कैसे स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो ऐसे ही है, अगर बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यक की जगह जाके देखे तो उसको लग सकता है कितना डर लगता होगा, कैसे वो अपने को बचा के रखा है। तो अगर वहाँ पे आप जाएंगे तो समझ में आएगा। सुरक्षा की सभी मांगें उसकी आशंका पर आधारित हैं जो अल्पसंख्यकों के मन में अपनी भाषा, लिपि और नौकरियों के अवसर के संबंध में है। ये सरदार हुकुम सिंह जी का स्टेटमेंट था। अब अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार